हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स सेशन। आज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देती हूँ। आज हम रीसेंट मोस्ट सीए नहीं कवर कर रहे हैं, आज हम 1 जून 2024 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आज है 4 जून, आई नो बीच में हमने 2 और 3 के ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ये एक सेशन आपका मिस हो गया था, सैटरडे को होना था और नहीं हो पाया था, और आई डू नॉट वांट यू टू मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसलिए सेशन में अलग से आज ले रही हूँ। कल जो हम सेशन लेंगे उसमें हम 4 और 5 जून को इकट्ठे कवर कर लेंगे ताकि हम एकदम लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, टाइम लाइन के हिसाब से फिर चलेंगे। ये सेशन मैंने आपको कल लाने के लिए कहा था कि कल आ जाएगा, लेकिन कल हमने मंथली सीए सीरीज स्टार्ट कर ली तो इट वुड हैव बीन टू मच फॉर यू टू ग्रास्प, और इसलिए आई थॉट कि नहीं, हम डेली सीए वाले सेशन के दौरान ही इसको आज ले लेंगे। तो आज हम कौन से डे के सीए कवर करेंगे? आज हम 1 जून 2024 को कवर करेंगे। गॉट इट? और 2 एंड 3 जून का वीडियो ऑलरेडी आ रखा है। जिन बच्चों को नहीं पता तो ये टाइटल जो आपको वीडियो का दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, प्लेलिस्ट का भी। तो डेली सीए 2024 की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और कल हम 4 और 5 के कवर कर लेंगे। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज में। चलिए, अब कल जो मैंने आपका सेशन लिया था, यानी 2 और 3 जून का जो सेशन था, जो कल हमने पढ़ा था, उसमें क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, डिस्कस करें आंसर। वेयर इज द वाटर सोर्स ऑफ रिवर सनकोसी सिचुएटेड? सनकोसी नदी के बारे में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग इसमें की गई, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 वेस्ट इसमें से निकाला गया 36 घंटों के अंदर, 36 आवर्स के अंदर। ये जो रिवर है ये नेपाल में बहती है, लेकिन इसका जो वाटर सोर्स है वो कहाँ से, यानी पानी इसमें कहाँ से आता है? ज़ांगज़ांगबो ग्लेशियर, तिब्बत से इसके अंदर पानी आता है। ठीक है जी, ओके। देन कल मैंने आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे सेशन पढ़ाते पढ़ाते भी, उनका आंसर डिस्कस करते हैं। रैंडमली आज मैंने पुअर वीर राजपूत 160 का रिस्पॉन्स पिक किया है। सो आरआरआर कितने ऑस्कर जीते? 2023 के अंदर एक ऑस्कर लेकर के आई थी आरआरआर। और उसके अलावा सीएम मैंने आपसे तेलंगाना के पूछे थे, क्योंकि कल हम तेलंगाना स्टेटहुड डे के बारे में पढ़ रहे थे। रेवंत रेड्डी सीएम है, सीपी राधाकृष्णन गवर्नर है। देन आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम कैलकटा कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुए थे? 1961 में दोनों ही इस्टेब्लिश हुए थे। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यूनियन मिनिस्ट्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी हैं। कुवैत के एमिर कौन हैं? तो ये भी पूछा गया था, मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ये हैं, और इन्होंने अपना क्राउन प्रिंस डिक्लेयर कर दिया है। ये हमने न्यूज़ पढ़ी थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, उससे रिलेटेड अगर मुझे लगता है मुझे आपसे कुछ पूछ लेना चाहिए, क्योंकि आप सर्च करोगे तो वो न्यूज़ भी आपके दिमाग में रुकेगी और रिलेटेड पॉइंट्स भी रुकेंगे। तो ये उनके आंसर्स हैं। ठीक है, नए बच्चे सोच रहे होंगे ये सब क्या बता दिया, आप इग्नोर कीजिए, अब से जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, हम 1 जून के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लाइव जब ये सेशन जाता है, प्रीमियर होता है, तो बच्चे बीच बीच में जुड़ते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट फ्लड द कमेंट सेक्शन कि मैम ये 1 जून का क्यों पढ़ा रहे हो। ओके, और अगर फिर भी बच्चे पूछें तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज़ हेल्प देम आउट टू नो। सो चलिए, 1 जून को पहला इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड मिल्क डे। मिल्क डे, जून है भाई, बड़ी गर्मियां चल रही हैं, तो हम मिल्क शेक बनाते हैं, कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं, सब में मिल्क चाहिए ना, तो बस 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे आप याद रखोगे। एंड ये 2001 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। कौन सी बॉडी है जो इसे सेलिब्रेट करती है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। अब यहीं पे बिल्कुल मैंने क्यों इसकी स्टैटिक पॉइंट्स नहीं डाले हैं, बिकॉज FAO के हेडक्वार्टर और इसके हेड का नाम आप मुझे बताएंगे, कई बार पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, सो वर्ल्ड मिल्क डे कब आता है? 1 जून को आता है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑब्जर्व करती आ रही है, और इन दोनों की डिटेल आप मुझे बताओगे। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे आता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। पेरेंटिंग को सेलिब्रेट करने के लिए, दैट हाउ पेरेंट्स सेल्फलेसली रेज देयर चिल्ड्रन, सो उसको सेलिब्रेट करने के लिए 1 जून को हम ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाते हैं। सो पेरेंट्स ही सबसे पहले मिल्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना बच्चे को, तो दोनों चीज़ें एसोसिएट कर लीजिए, हो गया काम खत्म। इसको जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली ने 2012 से ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को डेजिग्नेट किया था कि 1 जून को हम ये दिन मनाएंगे। थीम क्या है इस बार की? द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग।
हमारे से पहले मतलब हमारे मेरे पेरेंट्स को अगर हम देखें, वो बहुत सीरियस अपने बिजनेस को लेकर के, लाइक माय फादर वाज अ बिजनेसमैन, राइट। उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत की, जीरो से शुरू होकर के हम हमारे लिए सब कुछ बनाया, और ही इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग मैन, माय मदर ऑल्सो फॉर दैट मैटर। तो लेकिन वो लोग बड़े सीरियस पेरेंटिंग करते थे, जैसे मैं मेरे पेरेंट्स का बता सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि जीवन इंजॉय भी कर रहे हैं और बच्चे भी पाल रहे, नहीं, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। सो नाउ द थीम इज़ प्लेफुल पेरेंटिंग, यू ऑल्सो एन्जॉय योर पेरेंटहुड, चिल्ड्रन आर ऑल्सो एन्जॉइंग। इस तरह से आप याद रखिएगा, प्लेफुल पेरेंटिंग, द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग इज द थीम। चलिए जी, अब जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू कि आप PDF कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जो भी मैं आपको डेली पढ़ाती हूँ, दिन में 12 बजे आपका डेली CA सेशन आता है, ठीक है। उसके नोट्स बनाने की मेरे ओपिनियन में आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो सीधे PDF से पढ़ सकते हैं। फ्री PDF टेलीग्राम और परचम ऐप दोनों पे अवेलेबल करवाया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ओके। उसके अलावा अगर आपको कोई भी PDF चाहिए, जैसे मंथली मैगजीन निकलती है पूरे करंट अफेयर की, पर वो कब निकलती है, 7th ऑफ एवरी मंथ आपको मिलेगी। सवाल पूरे महीने के MCQ कंपाइलेशन विद एक्सप्लेनेशन निकलते हैं, कब तक आते हैं, हर महीने के 10 तारीख तक आते हैं। ये सब आपको parchamclasses.in पे मिल जाएगा। तो कोई भी कंपाइलेशन, कोई भी PDF इंडिविजुअल चाहिए, parchamclasses.in याद रखिएगा, यहाँ पे जाइएगा। बाकी डेली CA आपको फ्री में अवेलेबल करवाई जाती है। कोई सब्सक्रिप्शन चाहिए, PDF बैंक चाहिए, कोर्सेज चाहिए, तो परचम ऐप चेकआउट कीजिएगा। iOS पे भी ओपन होती है। iOS पे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगे तो KLIZZ क्लिज होता है ऑर्गेनाइजेशन कोड परचम का। चलिए, ज़्यादा जानकारी अब मैं नहीं दूंगी, आप हेल्पलाइन नंबर को कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी परचेज किया है, प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, तो parchamclasses06@gmail.com पे ही मेल करेंगे आप, ठीक है। और परचम ऐप जो है उसमें इंडिविजुअल चैट ऑप्शन आता है, तो आप 1-to-1 चैट भी कर सकते हो रिप्रेजेंटेटिव के साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है। चलिए, तो सबसे पहली न्यूज़ पे आते हैं, और एक रिपोर्ट है जो IUCN ने रिलीज की है, इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रिपोर्ट क्या है, द रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव इकोसिस्टम जो कि दलदली पानी जैसे इलाकों में होते हैं, और उनकी एरियल रूट्स होती हैं, यानी कि ज़मीन से ऊपर निकली हुई होती हैं, सीधे एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन ले रही होती हैं, हमारे शोर्स को प्रोटेक्ट करने का बहुत काम करती हैं, कार्बन सिंकिंग का बहुत काम करती हैं। कार्बन सिंकिंग मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन फुटप्रिंट्स हमने रिलीज किए उनको वापस से एब्जॉर्ब करती हैं। सो वो है मैंग्रोव इकोसिस्टम, और उनकी रेड लिस्ट, और वो भी ग्लोबल असेसमेंट पहली बार IUCN ने रिपोर्ट जारी की है। और उसके हिसाब से मैंग्रोव्स इन साउथ इंडिया, श्रीलंका आर लेबल्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। साउथ इंडिया जो है हमारा, वहाँ के मैंग्रोव्स और श्रीलंका वाले मैंग्रोव्स, इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर डाला गया है। सो IUCN ने एक नई रिपोर्ट रिलीज की है जिसके हिसाब से हाफ ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव इकोसिस्टम आर एट रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग। दुनिया भर में जितने भी मैंग्रोव्स हैं, इकोसिस्टम्स हैं, 50% कोलैप्स होने की कगार पे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग सी लेवल उनका वन ऑफ द मेजर रीजन है। पहला कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल असेसमेंट मैंग्रोव्स का IUCN ने इस बार किया है, और इस रिपोर्ट का टाइटल है रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, ठीक है जी। और ये फाइंडिंग कब रिलीज की गई थी, पब्लिकली अब आई है, लेकिन रिलीज अदरवाइज कब की गई, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 22 मई को आता है। रिमेंबर मैंने याद करवाया था, दो बायोडाइवर्सिटी नहीं, मुझे बहुत सारी पता है, ऐसे करके कुछ। मैंग्रोव इकोसिस्टम देखो, साउथ इंडिया में भी मैंग्रोव इकोसिस्टम है जो हम शेयर करते हैं श्रीलंका, मालदीव्स, इनके साथ में, इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा गया है। इसके अलावा इसके कंट्रास्ट में जो हमारे ईस्ट साइड के मैंग्रोव सिस्टम्स हैं और जो हमारे वेस्ट साइड के मैंग्रोव सिस्टम्स हैं, उनको लीस्ट कंसर्न में रखा गया है। तो हमारे ईस्ट साइड मतलब बे ऑफ बंगाल वाले साइड, नॉट एग्जैक्टली ईस्ट, बे ऑफ बंगाल रीजन वाले जो हमारे मैंग्रोव सिस्टम है, जिनको हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, राइट। सो और दूसरा वेस्ट कोस्ट वाले जो हम पाकिस्तान के साथ में शेयर करते हैं, वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, साउथ वाले क्रिटिकल कंसर्न में है। अगर हम ओवरऑल डेटा देखें, Now these datas are important. इंडिया में 3% टोटल मैंग्रोव कवर है साउथ एशिया का। पूरे साउथ एशिया को अगर आप उठा लो, 3% मैंग्रोव इकोसिस्टम पूरे साउथ एशिया का इंडिया में लाई करता है। और इंडिया का जो मैंग्रोव कवर है वो बढ़ा है, ठीक है। इंडिया का मैंग्रोव कवर करीब 1.10% बढ़ा है प्रीवियस असेसमेंट के केस में, और अभी इंडिया में
4975 स्क्वायर किलोमीटर, करीब 0.15% ऑफ आर टोटल जोग्राफिकल एरिया मैंग्रोव्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर है, बताने की जरूरत तो नहीं है, पढ़ते रहते, सुंदरबन इलाका, यस। सो 42.45% लार्जेस्ट शेयर इंडिया के मैंग्रोव का कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, फॉलोड बाय गुजरात साइड 23.66, एंड देन अंडमान निकोबार साइड, ये इंडिया का जो यहाँ पे इस तरफ अंडमान निकोबार साइड, यहाँ पे 12.39%। ठीक है, सो वेस्ट बंगाल 42 समथिंग, गुजरात 23 समथिंग, अंडमान निकोबार 12 समथिंग परसेंटेज। ये पाई चार्ट है, इधर देख लीजिए आप। सो मैंग्रोव कवर ये 2019 का दिखा रहा है आपको, और वही रिलीज की गई अभी। ठीक है, उसी स्टडी को अभी रिलीज किया गया। 42.45% के साथ में वेस्ट बंगाल आ रहा है टॉप पे, गुजरात आ रहा है सेकंड नंबर पे, और अगर आप देखेंगे कहाँ है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये 12.39%। गॉट इट? चलिए, देन वेस्ट बंगाल में भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां मेजॉरिटी मैंग्रोव कवर देखा जाता है? साउथ 24 परगना, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल की, इट अलोन अकाउंट्स फॉर 41.85% ऑफ इंडियाज मैंग्रोव कवर। ठीक है, तो पूरे वेस्ट बंगाल में कितना है? पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर 42.45 है, और 41.85% अकेले साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। देन ये वाला जो रीजन है, इसके अंदर सुंदरबन नेशनल पार्क आता है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है, और ये हम बांग्लादेश के साथ में भी शेयर करते हैं। गुजरात, अगर हम बोले मैंग्रोव कवर सबसे ज्यादा बढ़ा कहाँ है, इंक्रीज कहाँ हुआ है, तो वो गुजरात के अंदर हुआ है। कितना परसेंटेज हुआ है? करीब 37 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज गुजरात में मैंग्रोव कवर हुआ है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, नॉर्दर्न इंडियन ओशन, रेड सी, साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ एडन, ये वाले जो इलाके हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड बताए गए हैं क्लाइमेट चेंज के, और उसकी वजह से यहाँ पे मैंग्रोव की जो के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। ओके, अगर कंजर्वेशन के प्रयास बढ़ाए नहीं गए, इंक्रीज नहीं किए गए, तो 5% मोर मैंग्रोव्स कुड बी लॉस्ट एंड 16% विल बी सबमर्ज्ड बाय 2050। गॉट इट? तो इतने और मैंग्रोव खतरे में आप देखोगे आगे आने वाले समय में। नाउ दिस इज वन इमेज जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको ब्रीफ में मिल जाएंगे। ठीक है, सो चलिए, क्या सिग्निफिकेंस है भाई मैंग्रोव की? सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमारी जो कोस्ट लाइन एरियाज होते हैं उनको डिफाइन करने का काम करते हैं, यानी वहाँ से सॉइल इरोजन होना रोकते हैं, और अगर साइक्लोन्स आ रहे हैं तो वो उन्हीं मैंग्रोव फॉरेस्ट में उलझते हैं और थोड़े से वीक पड़ जाते हैं। तो ये दो मेन एरियाज हो गए। वाटर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं बिकॉज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे, कार्बन सिंकिंग का काम करेंगे। थ्रेट क्या है इनको? कमर्शलाइजेशन जो कोस्टल एरियाज में होता जा रहा है उसकी वजह से ये सारे जो ट्रीज हैं ये काटे जा रहे हैं। श्रिम्प फार्मिंग होने की वजह से टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। मैंग्रोव फ्रीजिंग टेम्परेचर्स के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते। ऑफकोर्स कोस्टल एरिया सबमर्जेंस एक मेजर कंसर्न है, राइट। देन इनकी जो रूट्स होती हैं वो न्यूमैटोफोर्स होती हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे अगर ये पेड़ है तो यहाँ से रूट ऊपर आई हुई होती है, एंड दे हैव दीज पॉइंट्स जहाँ से ये ऑक्सीजन हवा से ले रही होती हैं। ओके, देन लीव्स आर सक्यूलेंट, फ्रेश वाटर को स्टोर कर लेती हैं। ग्लोबली अगर हम देखें तो मैंग्रोव को बायोस्फीयर रिजर्व एंड यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स में इंक्लूजन मिल रखा है। देन काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं जो कि IUCN और UNDP और UNFCCC लेते रहते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है, क्या इनिशिएटिव्स हैं इंडिया में मैंग्रोव इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के? सबसे पहला नेशनल मैंग्रोव कमेटी बनाई गई थी 1976 में। कब बनाई गई? 1976 में नेशनल मैंग्रोव कमेटी वाज फॉर्म्ड। और अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट था मिष्टी स्कीम का, याद है? पढ़ चुके हैं हम, बिकॉज हम 2-3 सालों से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं मेरे साथ में। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम, ये मिष्टी है जो यूनियन बजट 23-24 के अंदर अनाउंस किया गया था, जिससे हम मैंग्रोव इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू मे टेक नोट ऑफ। और मैंग्रोव फाइनली होते क्या है, तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि ऐसी वेजिटेशन है जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलेगी, यानी गर्मी वाले एरियाज में देखने को मिलेगी। सॉल्ट टॉलरेंट कम्युनिटी होती है, यानी कि जो खारा पानी होता है शोर के पास का उसको भी रेजिस्ट कर लेती है, फ्रेश वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। और कोस्टल एरियाज में या इंटरटाइडल जोन्स में देखने को मिलती है, ठीक है।
और उसके अलावा यस, वन मोर पॉइंट है, इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम भी अलग से मनाया जाता है। यूनेस्को इसको ऑब्जर्व करता है कब? जुलाई 26। ओके, चलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंग्रोव से रिलेटेड हो गए। अगली न्यूज पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम राजस्थान, जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर के अंदर एक सर्वे किया गया और उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, इसे गोडावन कहा जाता है, उसकी अभी तक की सबसे ज्यादा नंबर्स रिकॉर्ड किए गए हैं जैसलमेर में। ठीक है, सो 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काउंटेड इन नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर है नेशनल डेजर्ट पार्क, याद रखिएगा कहां पर है नेशनल डेजर्ट पार्क? जैसलमेर, राजस्थान में। और वहां पे पहली बार 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पॉट किए गए हैं। एनुअल वाटर होल सर्वे किया जाता है। पिछले साल जब ये मतलब लास्ट जब किया गया था 22 के अंदर, तो 42 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दर्ज हुए थे। पहली बार ये नंबर दर्ज किया गया है। नाउ क्योंकि न्यूज में आ गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी रखा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो मर रहे हैं सोलर प्रोजेक्ट्स के चलते राजस्थान गुजरात में, उनके लिए कोई कमेटी बना के स्टेप्स उठाना। रिमेंबर हमने तब भी पढ़े थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो इसका साइंटिफिक नेम है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स और ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का। ड्राई ग्रासलैंड और श्रब लैंड में रहता है और उड़ने वाला काफ़ी भारी पक्षी है ये। IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। आप इसका ट्रेड नहीं कर सकते हो, ओके, खरीद बेच नहीं कर सकते हो। चलिए, अब जो अगली खबर है वो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्ल्ड बॉक्सिंग के मेंबर बनने की टूवर्ड्स स्टेप लेने से रिलेटेड है। समझिएगा, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वो बॉडी है जो कि इंडिया में जो बॉक्सिंग बढ़े और प्रमोट हो उसको देखती है। वर्ल्ड बॉक्सिंग एक कंपैरेटिवली न्यू बॉडी है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा कि ये जो IBA होती है यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, अभी तक क्या हो रहा था, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एक बॉडी थी, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे इसी से अफिलिएशन सब लेते थे और ओलंपिक्स के अंदर बॉक्सिंग को देखने का काम IBA ही करती थी। लेकिन पिछले ओलंपिक से क्या हो रहा है, ये अपने फिनेंसेस को लेकर ट्रांसपेरेंट नहीं है ओलंपिक कमेटी के साथ में, ठीक है, कि आप अगर प्राइज मनी देते हो तो उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन आपको फंडिंग कर रहा है, ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली ये नहीं बता रहे थे। तो इसके चलते क्या हुआ कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बैन कर दिया कि IBA ओलंपिक्स में बॉक्सिंग को पूरा टेक केयर नहीं करेगा, राइट। और इस बार भी IOC ने बोल दिया कि जो भी ऐसी बॉडीज हैं, नेशनल बॉक्सिंग बॉडीज हैं जो IBA से अफिलिएटेड हैं, तो चलिए इस साल तो हम अलाउ कर देंगे, लेकिन अगली बार जब ओलंपिक होंगे यानी लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स जो होंगे, अगर आप IBA से अफिलिएटेड हो तो आपको ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो फिर क्या करें नेशनल बॉक्सिंग बॉडीज, उन्होंने अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड बॉक्सिंग करके एक बॉडी बनाई गई, 2023 में इसको बनाया गया। तो अब जो भी नेशनल एफिलिएटेड बॉडीज हैं, नेशनल बॉडीज हैं, जैसे हमारा है BFI, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो अब वो किसका मेंबर बने, वर्ल्ड बॉक्सिंग का मेंबर बने। अभी तक हम किसके मेंबर थे या किससे एफिलिएटेड थे, हम IBA से एफिलिएटेड थे, लेकिन अब अगर हमें 2028 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है तो हमें वर्ल्ड बॉक्सिंग का एफिलिएशन जरूरी है और इसलिए इंडिया ने ऑलरेडी अग्री कर दिया है टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग और ये बड़ी खबर बन गई है, ठीक है, दैट BFI हैज अग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग। तो सीधे सीधे एक तरह से आप IBA की सिग्निफिकेंस को कट कर रहे हो, लेकिन इंडिया ने ये भी क्लियर किया है कि हम IBA के भी मेंबर रहेंगे क्योंकि हमारे जो बॉक्सर्स हैं उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है कॉम्पीट करने के लिए, तो हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे, पर हम चलिए इसके भी मेंबर बन गए, ठीक है। सो वी बिलीव इन प्लेइंग सेफ। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज अग्रीड टू ज्वाइन वर्ल्ड बॉक्सिंग, जो कि एक न्यूली फॉर्म्ड गवर्निंग बॉडी है, इसको अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज कर दिया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को, और जो भी नेशनल फेडरेशंस अफिलिएटेड है IBA से वो नहीं अलाउड होंगी 2028 ओलंपिक गेम्स खेलने में, जो कि लॉस एंजलिस में होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब 2024 पेरिस ओलंपिक्स इस बार जो होंगे उसमें बॉक्सिंग कौन देखेगा, सीधे IOC खुद ही देख रही है, IBA को इस बार भी पार्टिसिपेट नहीं करवाया जा रहा है। ये सेकंड सक्सेसिव टाइम है, टोक्यो ओलंपिक्स जब हुए थे तब भी IBA ने खुद ही बॉक्सिंग को ओवरलुक को टेक केयर किया था। अच्छा, BFI प्रेसिडेंट हमारे कौन है, अजय सिंह है, और बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग जो ये नई बॉडी बनी है इसके प्रेसिडेंट बोरिस वॉन द वॉस्ट हैं। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज के लिए चलते हैं पाकिस्तान। सो पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट एक ही महीने के अंदर, मई की अगर हम बात करें,
तो मई के अंदर अंदर ही 2 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। एक हमने देखा था कि उन्होंने चाइना के चांगे 6 मिशन के साथ में अपना एक क्यूब सैटेलाइट भेजा था, छोटा सा बॉक्स सैटेलाइट, जिससे उन्होंने मून की इमेजेस भी कैप्चर की, राइट। और अभी उन्होंने पाक सैट MM1 लॉन्च कर दी है चाइना के साथ ही मिलके, ठीक है। सो पाक सैट MM1 किसकी सैटेलाइट है? नाम से ही समझ में आ रहा है पाकिस्तान की है। किस तरह की सैटेलाइट है? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। इंटरनेट सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन के पर्पज से लॉन्च की गई है। सो पाकिस्तान लॉन्चेस मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम चाइना, और इस सैटेलाइट का नाम क्या है? पाक सैट MM1। फास्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ये लॉन्च की गई है और एक ही महीने में ये दूसरी सैटेलाइट है, राइट। ये जिशांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना के साउथ वेस्ट प्रोविंस से लॉन्च की गई है और अपनी ऑर्बिट में एंटर भी हो चुकी है। क्लियर? अब देखिए, जो पाकिस्तान का सुपार्को है, व्हाट इज दिस सुपार्को? स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, इन्होंने इसको लॉन्च करवाया है। और पाकिस्तान का भी एक प्रोग्राम है, नेशनल स्पेस प्रोग्राम टारगेटिंग 2047 कि तब तक हमें कितना अचीव करना है स्पेस टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में, तो उसी के तहत ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है। और इससे पहले मई के अंदर, लाइक आई वाज टेलिंग यू, iCube कमर, ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी चांगे 6 लूनर मिशन के साथ ही एक पेलोड की तरह, और इन्होंने मून की इमेजेस कैप्चर की हैं। पेलोड क्या होता है? जब एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है, एक सैटेलाइट होती है, उसके साथ आप थोड़ी और भी चीज़ें जो लगाते हो, टेलीस्कोप भेज रहे हो आप स्पेस में, या फिर आप किसी और की छोटी सैटेलाइट्स भेज रहे हो, उनको पेलोड्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, शाहरुख खान और मुथूट। सो शाहरुख खान हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ, he's been appointed new brand ambassador of Muthoot Papachan Group। मुथूट पपाचन ग्रुप, जिसको मुथूट ब्लू भी कहा जाता है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया? शाहरुख खान बन गया। और ये जो ग्रुप है, ये काफ़ी सारी NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लीड करता है, जैसे मुथूट फिनकॉप है, सुना ही होगा, मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड है, मुथूट कैपिटल सर्विसेज है, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये सब किसके अंडर में आती हैं? ये सब मुथूट पापाचन ग्रुप के अंडर में आती हैं, और इस पूरे ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। क्लियर? चलिए, P. Santosh takes him as MD and CEO of NARCL। NARCL जिसे हम बैड बैंक भी कहते हैं, दैट इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, NARCL। जो भी बैंक है उनके पास बहुत सारे बेड डेट होते हैं, आपने लोन दिया है, चुका नहीं पा रहे हैं, राइट। तो ऐसे बेड डेट केसेस को ये कंपनी टेक ओवर कर लेती है और खुद हैंडल करती है, ताकि बैंक जो है अपने कोर ऑपरेशंस पे फोकस कर सके। सो NARCL के नए MD और CEO P. संतोष, बड़े संतोष का काम होगा ना, सबके डेट अपने पास ले लिए, फिर आप वसूलियां कर रहे हो, तो बड़ा संतोष चाहिएगा। सो P. संतोष हैं, और ये स्टेट ओन बैड बैंक है, इसके MD और CEO बने हैं। पहले ये इंटरिम CEO के तौर पे काम कर रहे थे, जब N. सुंदर, उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी पोजीशन से, तो इंटरिम CEO के तौर पे हम P. संतोष को लाए थे। अब ये प्रॉपर्ली MD और CEO बना दिए गए हैं NARCL के। क्लियर? चलिए, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट्स की ही बात कर रहे हैं, अगला अपॉइंटमेंट है, मलेशिया ने न्यूली अपॉइंट किए हैं अपने हाई कमिश्नर टू इंडिया। क्या नाम है? मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा, डोंट वरी मुस्तफ़ा, है ना। तो ये मलेशिया के हाई कमिश्नर टू इंडिया, मुस्तफ़ा से याद रखेंगे आप, मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा जी हैं। ओके, छोटी सी पॉइंट थी ये। आ जाइए बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्शन से, और उसमें खबर आ रही है दैट RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइन किया है HSBC बैंक को। कौन से बैंक को? HSBC बैंक को, फॉर वायलेशन ऑफ फेमा रेगुलेशन। फेमा रेगुलेशन क्या होते हैं वो मैं बताऊंगी, उससे पहले न्यूज समझ लेते हैं कि RBI ने क्या किया है, फाइन लगाए हैं, पेनाल्टीज लगाई हैं, फाइन लगाए हैं HSBC बैंक के ऊपर। यहीं पे आपका दूसरा क्वेश्चन आता है पहले ही, HSBC बैंक के हेड ऑफिस कहाँ है और इसके हेड कौन है? सेम क्वेश्चन जो मैंने FAO का किया था वो मैंने इसका किया। सो RBI फाइन्स HSBC बैंक फॉर वायलेशन ऑफ फीमा रेगुलेशन। 36.38 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है HSBC बैंक के ऊपर। क्यों? क्योंकि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑफ फीमा 1999 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इन्होंने फुलफिल नहीं की हैं। नाउ क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा स्टैटिक एंगल से, व्हाट इज फेमा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जब हम LPG की टुवर्ड्स मूव कर रहे थे, क्या है LPG? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओपन इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे थे अर्ली
2000s की बात है ना। सो उस समय हमने फेमा एक्ट लागू किया, जिसके तहत जो भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे या जो भी फॉरेन एक्सचेंज होगी, सिक्योरिटीज होगी, कुछ भी अगर इंटरनेशनल मार्केट से एक्सचेंज होता है और उसमें जो मनी इन्वॉल्व होता है, उसका मैनेजमेंट, उसके रेगुलेशन के लिए फेमा एक्ट लाया गया था। सो फेमा केम इन 1999, हालांकि इट केम ऑन इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000 ओनली। सो 1999 में एग्जिस्टेंस में आया। किसको सक्सीड किया इसने? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा, जो कि 1973 का था, उस फेरा को इस फेमा ने सक्सीड किया, क्योंकि पोस्ट लिबरलाइजेशन वर्ल्ड में चीज़ें काफ़ी चेंज होंगी, उसके हिसाब से इसको बनाया गया। मेन इसका ऑब्जेक्टिव था एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करना और ऑर्डरली डेवलपमेंट और मेंटेनेंस हो हमारे फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, जो भी पैसा जा रहा है या आ रहा है, प्रॉपर मेंटेनेंस उसका, उसके लिए। सो इसके प्रोसीजर्स, फॉर्मेलिटीज, डीलिंग्स कैसे होंगे, क्या होंगे, वो सारे इस एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। ये जो एक्ट है, ये आरबीआई को एम्पावर करता है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ इसके तहत और उनको कैरी आउट भी करवाओ। ठीक है, फेमा का जो हेड ऑफिस है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही है। यस, सो ईडी के अंडर में ही ये अप्लाई किया जाता है और दिल्ली में सिचुएटेड है। गॉट द आइडिया? चलिए, ओके, अगली जो न्यूज़ है वो भी एक रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की हुई, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट टू फेल स्लाइटली इन 2024। यूनाइटेड नेशंस के अंडर में जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी जो बेरोजगारी है, वो थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी 2024 में। राइट, सो अनएम्प्लॉयमेंट टू फॉल स्लाइटली इन 2024, और प्रीवियस प्रेडिक्शंस जो आईएलओ, कहाँ लिखा है हमने ईयर, ओके, जो आईएलओ है उसने प्रीवियस प्रेडिक्शन किए थे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये राइज करेगा। ठीक है, 2023 के अंदर 5% अनएम्प्लॉयमेंट बताया गया था। आईएलओ ने बोला कि इस साल 5.2% जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन अब लेटेस्ट डेटा के हिसाब से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स ने बोला है कि ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, पूरी दुनिया की हम बात करें, वो 2024 में 4.9% रहेगी, यानी 2023 के मुकाबले 0.1% गिरेगी, 4.9% आकर के रुकेगी, जबकि पहले इन्होंने 5.2 प्रेडिक्ट की थी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इन्होंने ये भी बोला है कि 2025 में भी ये रेट 4.9 रहने की ही का ही अंदेशा है, यानी इतनी ही रहनी एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ नाउ सर्टेन अदर फैक्ट्स वर आल्सो प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट। तो वो क्या है देखते हैं। आईएलओ ने क्वेश्चन किया कि जो इनइक्वालिटीज है लेबर मार्केट में वो रहेंगी, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ी कम होगी, यानी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जो इनइक्वालिटी है कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ये परसिस्ट करेगी अभी भी। विमेन जो है पर्टिकुलरली लोअर इनकम कंट्रीज की, वो ज्यादा से ज्यादा अफेक्ट होंगी अनएम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, जितनी विमेन काम करना चाह रही होंगी उनको उतनी अपॉर्चुनिटी अभी भी नहीं मिलेगी और उनको घर बैठना पड़ेगा। सो इस रिपोर्ट ने फाइंड आउट किया कि 183 मिलियन पीपल को आप अनएम्प्लॉयड डिफिनेशन में डाल सकते हो, यानी वो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं और हाथों हाथ ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है वो कहीं और एंगेज्ड हों, किसी ना किसी तरह से कुछ अपनी अर्निंग कर रहे हों, लेकिन दे आर रेडिली लुकिंग फॉर वर्क। अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन के हिसाब से इफ दे आर लुकिंग फॉर वर्क एंड इमीडिएटली अवेलेबल और ज्वाइन करने के, तो आप अनएम्प्लॉयड कहला लेते हो। तो उसके हिसाब से 183 मिलियन पीपल है, लेकिन पीपल विदाउट अ जॉब, जिनके पास है ही नहीं, इनके पास कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ तो अर्निंग होगा, लेकिन इनके पास कोई जॉब नहीं है और जो काम करना चाह रहे हैं, ऐसे 402 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैं। ठीक है, विमेन अनविलिंगली आउट ऑफ वर्क रहने वाली ज्यादा हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज की भी कमी है। अगर हम सीधा सीधा कंपेरिजन स्ट्राइक करें वर्ल्ड वाइड, तो ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। 45.6% विमेन ऑफ वर्किंग एज अनएम्प्लॉयड हैं 2024 में, जबकि मेन में ये फिगर एम्प्लॉयड है, नॉट अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड है, जबकि मेन में ये फिगर 69.2% है। ठीक है, वर्किंग एज जो काम कर सकती हैं 45.6% एम्प्लॉयड हैं, जबकि मेल में 69% है। और विमेन इन लो इनकम कंट्रीज स्पेशली हार्ड हिट हैं और 22.8% जो जॉब करना चाह रही हैं वो कर नहीं पा रही हैं, जबकि मेन के केस में 15% ही ऐसा है कि आदमी है काम करना चाह रहे हैं पर मिल नहीं रही अपॉर्चुनिटी, ऐसे 15% है लोअर इनकम कैटेगरी में, जबकि विमेन में ऐसा केस क्लोज टू 23% है। हायर इनकम कंट्रीज में ये काफ़ी कम है,
9.7% फॉर विमेन एंड 7.3% फॉर मेन। तो ये वाला डेटा थोड़ा आप याद रख लीजिएगा। और लोअर इनकम कैटेगरी में विमेन आर मोर हार्ड हिट इन टर्म्स ऑफ नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज टू अर्न। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट बाय ILO। नाउ फाइनली आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट पीस ऑफ न्यूज, फिर हम रिविजन क्वेश्चन लेंगे। आइसलैंड वोल्केनो इरप्शन कुड कंटिन्यू फॉर मंथ्स। आइसलैंड के अंदर बहुत टेक्टोनिक एक्टिविटी चल रही है, बहुत सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं और वोल्केनिक इरप्शंस आर नॉट स्टॉपिंग टू। सो न्यू वोल्केनिक इरप्शन आइसलैंड का टाउन है ग्राइंडेविक। ओके, सो वहां पे न्यू वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। और आइसलैंड का रिकयेन्स पेनिनसुला जो है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इरप्शंस देखे गए हैं। 5th इरप्शन है सिंस दिसंबर। और करीब 400 अर्थक्वेक प्रीवियस वीक भी रजिस्टर किए गए, माइल्ड थे पर किए गए, राइट। सो बहुत ज़्यादा मैग्मा अक्यूमुलेशन हो चुका है वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से, अर्थक्वेक आ रहे हैं। एंड स्वार्टसेंगी एरिया जो है यहाँ पे आइसलैंड पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रजिस्टर की गई है। सो बेसिकली आपको आइसलैंड के बारे में ये ध्यान रखना है दैट ये यूरोप का हिस्सा है, ये आइसलैंड है। और आइसलैंड के अंदर दिस पोर्शन दैट यू कैन सी, इसको हम अगर जूम कर दें तो यहाँ पे रेकियविक आता है। यहाँ पे अभी रिसेंट वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। ये ब्लू लगून एरिया है जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं और इसको पूरा खाली करवा दिया गया है। और ये ग्राइंडेविक एरिया है। सो दिस इज वेयर द वोल्केनिक इरप्शंस आर टेकिंग प्लेस, राइट। और कल ही हमने देखा था कि आइसलैंड में फीमेल एक बिजनेस वूमन है जो प्रेसिडेंट बनी है। उनका नाम जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, कल ही पढ़ाया मैंने। ऑल राइट, नो, ओके, दिस इज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज। गिल्टी। सो हु इज ही इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। और अभी तक के यूएस के अकेले ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं जिनको फेलिनी के केस के अंदर दोषी पाया गया है, यानी सीरियस क्राइम जिसमें जेल का प्रावधान होता है 1 साल से ज्यादा, उसको फेलिनी कहा जाता है। तो यूएस में फेलिनी का चार्ज लगना और प्रूव होना, ऐसा अभी तक सिर्फ एक प्रेसिडेंट के साथ हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप। सो डोनाल्ड ट्रंप बिकम्स द फर्स्ट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट कन्विक्टेड ऑफ फेलिनी क्राइम्स। और 2016 इलेक्शंस जो हुए थे तो इन्होंने उसमें काफ़ी हेरा फेरी की है अपने पैसों के दम पे, इस चीज़ का चार्ज प्रूव हो चुका है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द 1st of June। रिमेंबर, ये सारी न्यूज़ जो हमने पढ़ी है 1st of June के करंट अफेयर के हिसाब से है। 2nd, 3rd हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब कल का सेशन आएगा जिसमें 4th, 5th लेकर के नाउ विल बी स्मूथली मूविंग फॉरवर्ड। चलिए जल्दी से आंसर करना शुरू कीजिएगा। रिविजन क्वेश्चंस योर वे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम रिपोर्ट। रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम रिपोर्ट से रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट कौन सी है आपको बताना है। इंडिया हैज अबाउट 3% ऑफ टोटल मैंग्रोव कवर इन साउथ एशिया। 3% है पूरे साउथ एशिया का मैंग्रोव कवर हमारे पास, बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल हैज लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज मैंग्रोव, फॉलोड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, नो, फॉलोड बाय गुजरात। सो ओनली 1 विल बी द राइट आंसर। What is the revised global unemployment rate forecasted by International Labour Organization for 2024? Revised rate अभी इन्होंने जारी की है ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। कितनी बताई है? 2023 में 5% थी, अभी कितनी बताई है? 4.9%। A will be the right answer. Consider the statements. Correct statement आपको बतानी है। 64 Great Indian Bustards, also known as Godawan, were observed during annual wildlife survey conducted in Jaisalmer. बिल्कुल करेक्ट है। 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही पाई गई ना अभी जो सर्वे हुआ राजस्थान में। इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। गोडावन माइग्रेटरी स्पीशीज है क्या? कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज में नहीं आती है ये, ओके। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1 में है। सो साइट्स के अंदर प्रोटेक्शन था, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत था, माइग्रेटरी स्पीशीज में नहीं है। ओनली 1 विल बी द राइट आंसर। For violation of which of the following acts did RBI impose a monetary penalty on HSBC Bank? कौन से एक्ट का वायलेशन किया था जिसकी वजह से HSBC बैंक के ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है RBI ने? आंसर क्या होगा? फेमा 1999 एक्ट जो है उसके लिए। And this is your question of the day. Which organization released the report titled Red List of Mangrove Ecosystem? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज की है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और ये था 1st of June का डेली करंट अफेयर्स जो हमारा उस समय कवर नहीं हुआ था, आज हमने कवर कर लिया है। कल मिलेंगे नए सेशन के साथ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।